अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों इसराइल ने अपने शहरियों से तुर्की छोड़ने को कहा है। इसराइल ने क्यों अपने शहरियों के लिए रेड अलर्ट जारी की है और मुल्क में सिक्योरिटी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। क्या अगले 72 घंटों में इसराइल पर हमला तो नहीं होने जा रहा? ये सब कुछ आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो तुर्की के सफर से परहेज करें। तुर्की इसराइली सियाहों की एक पसंदीदा तातीलाती मंजिल है और वो सैर व तफरीह और छुट्टियां गुजारने के लिए तुर्की का रुख करते हैं। लेकिन अब इसराइल ने अपने शहरियों को तंबीह जारी करते हुए कहा है कि अब वो तुर्की का रुख ना करें और अगर वो तुर्की में मौजूद हैं तो फौरन मुल्क छोड़ दें। इसराइली शहरियों ने इस तंबीह को संजीदा लिया है और वो मुल्क छोड़ने भी लग गए हैं। तुर्की एयरपोर्ट पर भी रश लग गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल की जानिब से ऐसा क्यों कहा गया है। दोस्तों, ईरान की पासदाराने इनकलाब नामी फोर्स के एक कर्नल को कुछ रोज कबल ईरान में कत्ल कर दिया गया था। ईरानी पासदाराने इनकलाब के इस आला अस्करी ओहदेदार का नाम हसन सैयद खुदाई था और उन्हें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके उस वक्त हलाक कर दिया जब वो कहीं बाहर काम से जा रहे थे। कर्नल हसन सैयद खुदाई अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। ईरान ने इस कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया था और कहा था कि इस कत्ल का बदला लिया जाएगा। इसराइल की तरफ से हसन सैयद खुदाई पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो दुनिया भर में इसराइली शहरियों पर मुसल्लह हमलों की मुबैना मंसूबा बंदी में शामिल रहे थे। दोस्तों, फैक्ट फाइंडर की तहकीकात के मुताबिक कर्नल खुदाई को इतवार 12 जून को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो मुजाहिदीन इस्लाम स्ट्रीट पर अपने घर से निकल रहे थे। इससे कबल इसराइल के 3 टेलीविजन चैनल्स और अखबारात ने रिपोर्ट किया था कि कर्नल खुदाई दुनिया भर में इसराइलियों के खिलाफ कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी करते थे। ईरान में 2020 के बाद ये सबसे बड़ा केस है जब एक मुमताज जोहरी साइंसदान को कत्ल कर दिया गया था। कर्नल खुदाई पासदाराने इनकलाब की एक बैरूनी शाख कुद्स फोर्स के एक सीनियर रुकन थे। इससे कबल ईरानी हुकाम इसराइल पर ऐसे हाई प्रोफाइल कत्ल के पीछे मुलविस होने का इल्जाम लगा चुके हैं। ताहम इसराइल ने इस वाक़ये पर कोई तबसरा नहीं किया है। इससे कबल भी 2020 में इराक में अमरीकी फिजाई हमले में ईरान के सबसे ताकतवर फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया गया था। इसके बाद दोनों मुमालिक ईरान और इसराइल ने मुल्क को हाई अलर्ट कर दिया था। इसराइल ने अपनी एयरफोर्स और फौज को भी एक्टिव कर दिया था और फिजाई निगरानी भी बढ़ा दी थी। ईरान ने भी अपनी फौज को अलर्ट कर दिया था और कहा था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। ईरान ने कर्नल खुदाई के कत्ल का इल्जाम इसराइल पर आयद किया है। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी ने कर्नल हसन सैयद खुदाई के कत्ल को गैर मुल्की नासी से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं कि उनके खून का बदला लाजमी लिया जाएगा। दोस्तों, अब हालात एक बार फिर यहाँ तक आ गए हैं कि दोनों मुमालिक की फौज एक बार फिर एक्टिव हो गई है। ईरान किसी भी वक्त बदला लेने के लिए इसराइल पर हमला कर सकता है या फिर कोई मखसूस टारगेटेड नोयत का हमला कर सकता है। अगर ईरान ऐसा करता है तो उसके बाद इन दोनों मुमालिक के दरमियान बराह रास्त जंग छिड़ जाएगी। दोस्तों, बात सिर्फ कर्नल हसन सैयद खुदाई की हलाकत तक महदूद नहीं रही। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा मरकजी में इस्लामी इनकलाबी कार्ड कारपोरेशन की शाख से वाबस्ता ज़राए ब्लॉग पर एक बयान में बताया गया कि IRGC के एरोस्पेस डिवीजन के रुकन अली कमानी रोड हादसे में जा बहक हो गए। उनके मुताबिक वो दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 320 किलोमीटर जनूब में खमैन में काम करते थे और एक गैर मुतय्यना मिशन पर होते हुए कार हादसे में हलाक हो गए। ईरान की नीम सरकारी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक एक और एरोस्पेस का रुकन 33 साला मोहम्मद अब्दूस भी मिशन के दौरान हलाक हो गए। ईरान की वजारत दिफा ने बाद में ये कहा कि अब्दूस वजारत के लिए काम करता था। ईरान की जानिब से दोनों अमवात को शहादत से मंसूब किया गया है, जो मुमकिना तौर पर इस बात की निशानदही है कि इन अफराद को हलाक किया गया है। इन्ना रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अब्दूस ईरानी महकमे दिफा के मुलाजमों में से एक थे जिन्होंने जाम शहादत नोश की। इन वाक़यात के बाद इसराइली वजीर खारजा याइर लैपिड ने तुर्की का सफर करने वाले इसराइल के शहरियों से कहा है कि वो जल्द अज जल्द तुर्की छोड़ दें। दूसरी जानिब तुर्की ने गुज़िश्ता रोज एक कार्रवाई की है और पासदाराने इनकलाब के मुतादिद अरकान को गिरफ्तार किया है। अरकान की तादाद क्या थी, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और अभी तक उनसे क्या तफ्तीश की गई है, इस हवाले से उन्होंने कोई तफसीलात फराहम नहीं की।
اسرائیلی وزیر خارجہ نے خصوصی طور پر ترکی کی حکومت کی مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کے ترکی چھوڑنے کے حوالے سے ترکی کی وزارت خارجہ کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے اور اس بات کو مانتی ہے کہ ترکی سیاحوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے اور ترکی نے ان کی سیکیورٹی کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ دوستو، سن 1969 کے ایرانی انقلاب جب سخت غیر مذہبی اقتدار میں آئے، تب سے ایرانی رہنما اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایران اسرائیل کے ہونے کو مسترد کرتا ہے اور اسے مسلمانوں کی زمین کا غیر قانونی قابض سمجھتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس نے ہمیشہ موقف اپنایا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے چاہیے۔ اسرائیلی رہنما مشرق وسطی میں ایرانی موجودگی بڑھنے سے خوفزدہ ہیں۔ اسرائیل کو نشانہ بنانے والی تنظیموں جیسے کہ حزب اللہ اور حماس کو ایران کی حمایت حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ نہیں ہوئی، لیکن اب حالات جیسے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لگتا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی وقت دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اسرائیل نے اگلے 72 گھنٹوں کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ کیا ایران اگلے 72 گھنٹوں میں اسرائیل سے بدلہ لے گا؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ دوستو، فیکٹ فائنڈر ٹیم نے اسرائیل اور ایران کی حالات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹیم فیکٹ فائنڈر کے ساتھ رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔